नमस्कार, 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी बड़ी खबरें अगले आधे घंटे में मेरे साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर, परेशान करने वाली खबर मथुरा से, जहां पर दरअसल ये बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए। मारा गया है 2 लाख का इनामी बदमाश और मुठभेड़ में घायल हुआ था और उसकी मौत हो गई है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ये घायल हुआ था। बावरिया गिरोह का डकैत मारा गया है। एक बड़ी कामयाबी मथुरा एसटीएफ के लिए। अमित उर्फ जैथरा एनकाउंटर में ढेर हुआ है, कई संगीन मामले थे दर्ज। नितिन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या जानकारी, किस तरह से हुई मुठभेड़? जी अजय, हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को विश्वास दिलाया था कि उत्तर प्रदेश आगामी जो समय है उसमें अपराध मुक्त होगा, उसी क्रम में लगातार पुलिस और एसटीएफ मुठभेड़ कर रही हैं। और अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश मथुरा में जो है एक्सप्रेस वे के समीप जो नोएडा यूनिट है एसटीएफ की, उसकी और नौजील पुलिस की एक संयुक्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 लाख का बावरिया जो था, जिसका काफी आतंक था और इस पर मथुरा से 1 लाख का इनाम था। आज पुलिस मुठभेड़ उसके साथ हुई है। मुठभेड़ के दौरान अमित को गोली लगी थी, उसको घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब डॉक्टरों ने उसका उपचार किया तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल उसको जिला अस्पताल के लिए लेकर आया जाया है। मौके पर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और सारे मामले की तहकीकात को करने में लगे हुए हैं कि आखिर ये बावरिया गिरोह का बड़ा आतंक था पूरे इलाके में। कितनी बड़ी राहत है, कितनी बड़ी राहत है ये इस इलाके के लोगों के लिए और पुलिस के लिए भी, बावरिया का मारा जाना। देखिए अजय, अगर बात करें तो जिसके ऊपर जिस तरीके से 2 लाख रुपए का इनाम था, केवल मथुरा से 1 लाख रुपए का इनाम था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शातिर बदमाश होगा, कितना शातिर बावरिया था, जिसके चलते पुलिस को इनाम घोषित करना पड़ा था। और लगातार ये पुलिस से जो है आंख मिचौली खेल रहा था और वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो अगर हम कहें तो आज पुलिस के लिए काफी बड़े जो चुनौती, इसका जो एनकाउंटर था एक बड़ी चुनौती थी और आज पुलिस को उसमें सफलता मिली है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि या तो अपराधी प्रदेश में जेल में रहेगा या प्रदेश से बाहर होगा, तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी अजय। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें एक बार फिर से, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मथुरा में बावरिया गिरोह का सरगना 2 लाख का इनामी मारा गया है। मुठभेड़ में जख्मी हुआ था लेकिन अस्पताल में दम तोड़ गया। बावरिया गिरोह का ये डकैत, जिस पर 2 लाख का इनाम, पूरे इलाके में कई वारदातों को यह अंजाम देता रहा है, मगर आज ये बच नहीं पाया यूपी एसटीएफ से। और पुलिस में बाल दाढ़ी रखने पर डीजीपी का आदेश सामने आया है। सिखों के अलावा किसी को दाढ़ी की इजाजत नहीं है, ये 2 टूक साफ कर दिया है डीजीपी ने। सभी पुलिसकर्मियों को क्लीन शेव में रहना होगा। बाल दाढ़ी रखने के लिए लेनी होगी इजाजत। मुस्लिम दारोगा के दाढ़ी पर हुआ था हाल ही में विवाद और उसके बाद निलंबन की कार्रवाई भी हुई थी, तो लेकिन उन्होंने खुद अपनी दाढ़ी मुड़वाकर निलंबन खत्म करवाई। फिर से ज्वाइन कर चुके हैं ये दारोगा। अब इस पर डीजीपी का ये आदेश। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए लखनऊ से। ऋषभ, तो ये डीजीपी का एक बार फिर से आदेश, हालांकि ये नियम पहले से रहा है, लेकिन डीजीपी अगर ये बात सामने रख रहे हैं तो इसके क्या मायने? अच्छा देखिए, ये पुलिस के रूल्स एंड मैनुअल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस वर्दी कैसे पहनेगी, शूज कैसे पहनेगी, बाल कैसे रखेगी, दाढ़ी मूछें सबको लेके बहुत ही साफ रखा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पे किसी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। कुछ हिंदू धर्म में ऐसे मामले होते हैं जहां पर जब किसी के परिवार की मृत्यु में हो जाती है, जब कोई बच्चा मूल में पड़ता है, तब आप अपने अधिकारी से इजाजत लेके दाढ़ी या बाल बड़े रख सकते हैं। इसी के साथ ही सिर्फ सिख धर्म के जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए ये इजाजत है कि वो दाढ़ी रख सकते हैं और अपना जो पगड़ी है वो उसको पहन सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी दाढ़ी की इजाजत नहीं है रखने की। मूछें भी जो रखेंगे वो भी इसको ट्रिम करके रखेंगे। वर्दी के बटन बंद होने चाहिए। शूज जैसा मैनुअल्स में लिखा है उसी तरह के होने चाहिए। ऐसे तमाम तरह के जो निर्देश हैं पुलिस के मैनुअल्स में लिखे हुए हैं, उसी को आज डीजीपी ने नए निर्देशों की तरह से जारी किया है। चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि बीते दिनों बागपत के सब इंस्पेक्टर इंतजार अली की वजह से एक विवाद हो गया था। कई बार ताकीद के बावजूद वो दाढ़ी रखे हुए थे अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, जिस पर एसएसपी ने उनको सस्पेंड किया था। तो इस विवाद पर हमेशा के लिए मुहर लगाने के लिए आज डीजीपी ने खुद अपने आदेश के जरिए साफ कर दिया है कि ये नियम है पुलिस मैनुअल का और यही नियम रहेगा।
इसको लेकर कोई विवाद आगे नहीं, यह साफ हो गया है। धन्यवाद ऋषभ आपका। और बागपत के अगवा लोहा व्यापारी को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 7 घंटे में बदमाशों के चंगुल से रिहा करा लिया। बदमाशों ने व्यापारी के परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, मगर पुलिस की मुस्तैदी ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बागपत में लोहा व्यापारी आदेश जैन के अपहरण कांड में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 7 घंटे में उसे बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। बदमाशों ने परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार सबसे पहले न्यूज 18 से व्यापारी को सकुशल मुक्त कराने की पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक बदमाश बागपत से लोनी होते हुए नई दिल्ली में दाखिल होने वाले थे, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने उनके मंसूबे फेल कर दिए। घटनास्थल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई, तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदेश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। आज सुबह 5 बजे बड़ौत कस्बे से लोहा व्यापारी आदेश जैन को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया था। वारदात के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत पुलिस ने घेराबंदी कर व्यापारी को मुक्त कराया। घेराबंदी के कारण बदमाश व्यापारी को रटौल के जंगलों में छोड़कर भाग गए। पुलिस व्यापारी को लेकर पुलिस लाइन लाई और बाद में परिजनों के हवाले कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस पर जल्द खुलासे का दबाव था। और मेरठ से परेशान करने वाली खबर, एक महिला का 15 टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला है। शमशान घाट में कुत्ते खून से सनी इस बोरी को खींच रहे थे, तभी गांव के लोगों की नजर पड़ी। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने आकर के जब खोला तो देखा कि टुकड़ों में लाश है, सिर गायब है। पुलिस ने शव के टुकड़ों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या किसी दूसरी जगह पर करने के बाद शव के टुकड़े यहां पर लाकर फेंके गए हैं और किसी जान पहचान वाले शख्स ने ही इसे अंजाम दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के सहारे अब कातिलों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। रेप के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी महिला के परिचित व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया गया हो, और ऐसा प्रतीत होता है कि घर के अंदर किया गया होगा, फिर ला के यहाँ डाला गया होगा, जिसके करीब 35 वर्ष महिला की उम्र है। और इस बोरे में जो डेड बॉडी थी, इसको जानवरों के द्वारा भी खींचतान का यहाँ पर प्रयास किया गया, ऐसे लक्षण दिखे हैं। सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं जिनको देखा जा रहा है। दूसरी साइड में भी सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं देखे जा रहे हैं, और वहाँ पर और भी सूत्र लगे हुए हैं जिसके आधार पर हम शीघ्र ही इसका अनावरण करने की कोशिश करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर जल्दी कामयाब होंगे और अभियुक्त को जेल भेजेंगे। कानपुर में एबीपी कार्यकर्ता को झगड़े का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। लोगों ने वीडियो बना रहे कार्यकर्ता की ही पिटाई कर दी। आरोप है कि दबंगों ने उसके घर पर पथराव भी किया, जिसके बाद पीड़ित ने पनकी थाना पुलिस में शिकायत की, मगर आरोप के मुताबिक पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इससे एबीपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यहां इन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और धरने पर बैठ गए। ये लोग पनकी एसओ को हटाने की मांग कर रहे थे। ये पनकी थाने के अंतर्गत एक होटल और उसके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के मध्य किसी बात को लेके विवाद हुआ था और झगड़ा और मारपीट हुई थी। इस संबंध में सीओ कल्याणपुर को मेरे द्वारा इस प्रकरण की जांच दी गई है और जांच में जो तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में एक महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। महिला बदायूं की रहने वाली थी। आरोप के मुताबिक 2 लोगों ने लिफ्ट देने के बाद रास्ते में गैंग रेप किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। किसी ने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। इसके बाद पीआरवी पीड़िता को गंभीर हालत में मुरादाबाद जिला अस्पताल ले आई। यहां डॉक्टर ने उसे गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है। कल पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 3 जिलों के वेंडर्स से बात करेंगे, जिसमें मोमो बेचने वाले 1000 लोग भी शामिल हैं। लेकिन पीएम मोदी से एक दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी के बुनकरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उनकी शिकायतें सुनी, जिसमें उन लोगों ने बिजली के बढ़े दाम और कनेक्शन कटने की परेशानी की बात कही। मगर इस पर बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, और प्रियंका सिर्फ सियासत कर रही हैं। अब क्या पूरी बात है, कैसे हुआ ये सब कुछ, ये भी समझिए। प्रियंका गांधी ने बनारस के बुनकरों से बात की।
प्रियंका ने बनारस के बुनकरों का हाल चाल जाना। बुनकरों ने बिजली की समस्या पर रखी सामने, कनेक्शन कटने की बात कही, बिजली कटने की बात कही। प्रियंका गांधी ने सरकार पर इसे लेकर के हमला बोल दिया। सरकार वादा खिलाफी कर रही है, यह आरोप लगाया प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है, हर नाइंसाफी के खिलाफ मैं खड़ी रहूंगी, ये प्रियंका गांधी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कहा। मगर ऐसा पहली बार होगा जब सड़क किनारे ठेले पर लगाने वाले वेंडर्स से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी बात करेंगे। ये वेंडर्स वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में सड़क किनारे मोमो बेचकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी निधि योजना के लाभार्थी होने के नाते इनसे स्टॉल से लाइव बातचीत करेंगे। इन वेंडर्स का पीएम से संबोधन के लिए वाराणसी में 5 जगहों को चुना गया है। ये कार्यक्रम है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन। कैपिटल पूंजी जो जिनकी लॉकडाउन में कंडीशन ख़राब हो गई थी, उन सारे वेंडरों को, ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सके। जिसमें हमारा ये एक वेंडर है अरविंद मौर्य, जो एक तरीके से हमारा आदर्श वेंडर है। कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए हाइजीन का ध्यान रखें, तो उन सारी चीज़ों में ये हमारा वेंडर हर तरीके से अव्वल है और काशी में ये एक आदर्श के रूप में है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी के साथ जो है संवाद के लिए इनको रखा गया है। पीएम मोदी कल आगरा के भी वेंडर्स से बात करेंगे। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत के लिए शिल्पग्राम में तैयारियां हो रही हैं। आगरा के 3 वेंडर चुने गए हैं, इससे पीएम मोदी बात करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना कारोबार चला सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इन्हीं वेंडर्स से प्रधानमंत्री कल जुड़ेंगे और सीधी बातचीत करेंगे। आगरा के शिल्पग्राम की ये तैयारी, यहाँ के वेंडर से रूबरू होंगे प्राइम मिनिस्टर। वाराणसी के अलावा आगरा में भी 3 वेंडर को चुना गया है और जो उनकी आप रेडियो को देख रहे हैं, इनसे लाइव पीएम कल बातचीत करेंगे। आगरा के वेंडर से, जिन वेंडर से बात करेंगे उनकी ये तस्वीरें। जो कांग्रेस के महासचिव हैं प्रियंका वाड्रा, वो कुछ न कुछ स्पेस बनाने की दृष्टि से, चर्चा में बने रहने की दृष्टि से कुछ न कुछ, कभी कोई पत्र लिखेंगी तो कभी ऑनलाइन किसी से बात करेंगी। ऐसे में कांग्रेस हमेशा अपनी जो खिसियाहट है वो निकालने के लिए कहीं न कहीं इस तरह की कुछ ऑनलाइन बात करती रही बुनकरों को लेकर। अगर प्रधानमंत्री जी कल बात करना चाहते हैं और आज प्रियंका जी ने बात कर लिया है, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। उसका जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन किया होगा, कोई बातें की होंगी, तो प्रधानमंत्री जी को पता ही चल जाएगा, उसका वो जवाब दे देंगे। सर ज़रूर हैं, लेकिन सांसद का मतलब ये थोड़ी नहीं कि कोई दूसरे दल का आदमी वहाँ नहीं जाएगा, या किसी दल का आदमी अगर वहाँ बात कर रहा है तो इस पर कोई ज़्यादा नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, ये आज़ाद मुल्क है, यहाँ सबको अपनी राय है, अपनी राय बोलने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर के घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये सीट कमला रानी वरुण के निधन से खाली हुई है, जो सरकार में मंत्री थी और कोरोना के चलते उनकी मौत हो गई थी। 3 नवंबर को घाटमपुर में वोटिंग होगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। और आज की एक बड़ी खबर लद्दाख से, जहां पर बीजेपी ने परचम लहराया है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये बीजेपी की यहां बड़ी जीत है। लद्दाख में 26 में से 15 सीटें जीती हैं। स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में बड़ी जीत हुई है। और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई भी दी है। अमित शाह ने लद्दाख में बीजेपी की बम्पर जीत पर बधाई देते हुए कहा है कि यहां के लोगों ने विकास को चुनकर साफ कर दिया है कि उनका बीजेपी और पीएम मोदी पर भरोसा है। ये
थी आज की बड़ी खबरें, लेकिन कुछ ही पलों में यहाँ जारी है खबरों का सिलसिला।